हेलो दोस्तों, यदि किसी को जन्मजात हार्ट की विकृतियां हैं या हार्ट में कोई जन्म से प्रॉब्लम है तो वैसे लोग को इमरजेंसी में क्या क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, इमरजेंसी के दौरान उनके लिए क्या क्या सारवार या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज संबंधित क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं और ये इमरजेंसीज को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट 2 वीडियोस किए हैं। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के मैनेजमेंट के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको या जिनके बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी जन्मजात हार्ट की प्रॉब्लम्स है। इस टॉपिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है ताकि आप अपने बच्चों को इमरजेंसी के टाइम बेस्ट वे में मैनेज कर सकें और इमरजेंसी में उनकी जान बचा सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। सबसे पहला, अगर इमरजेंसी बच्चे को हो रही तो पहले रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। यदि बच्चे की हालत बहुत बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बच्चा नीला पड़ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, बच्चा बेहोश हो रहा है, कोई धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट फेलियर के साइंस हो रहे हैं, तो ये साइंस सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को कोई इमरजेंसी हो रही है। यदि इस तरह की कोई इमरजेंसी है तो ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को घर पर मैनेज करना अक्सर मुश्किल होता है। आपको इस तरह के बच्चों को एटलीस्ट हॉस्पिटल ले जाना आवश्यक है। कौन सा हॉस्पिटल ले जाएं, ये एक इंपॉर्टेंट इशू अक्सर होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि रूटीन किसी क्लिनिक ले जाने के बदले उस हॉस्पिटल में जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कार्डियक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अच्छा आईसीयू अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है, ऐसी जगह पर ही इस तरह के बच्चों को लेके जाए। अगर इसके बदले आप किसी रूटीन क्लिनिक के यहाँ पे या ऐसी छोटी मोटी जगहों पर अगर बच्चे को लेके जाते हैं तो बच्चे के ट्रीटमेंट में अक्सर डिले हो सकता है, जिससे बच्चे को जान का खतरा हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। और इमरजेंसी में पता कैसे करें कहाँ पे फैसिलिटी है, तो ऑब्वियसली उसका तरीका यही कि नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल है उसके बारे में पहले से जानकारी रखें कि कहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इमरजेंसी के लिए वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी लेके रखें, बात करना अगर हो या बेड अरेंज करना हो या ऐसी चीज़ें कुछ इशूज़ हो तो आपको एटलीस्ट पहले से पता हो कि मैनेज कैसे किया जाएगा। यदि आप लास्ट मोमेंट का वेट करेंगे और बच्चे की हालत बिगड़ने देंगे, उसके बाद इमरजेंसी में भागने की कोशिश करेंगे तो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाएगा जिसमें बच्चे की हालत बिगड़ सकती है। तो इसलिए किस तरह की इमरजेंसी, सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है और उसे बिना जितना जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना ज़रूरी है। कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस को कैसे अरेंज करना है, एम्बुलेंस के नंबर्स, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर्स, हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सारी चीज़ें पहले से अगर अरेंज हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप पेशेंट का अगर हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो वहाँ इमरजेंसी में पेशेंट का इमीडिएट असेसमेंट किया जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका सैचुरेशन देखा जाता है, उसका बीपी देखा जाता है, उसका रेस्पिरेटरी कंडीशन कैसा है वो देखा जाता है, ओवरऑल क्लिनिकल स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ब्रेन का स्टेटस कैसा है, हार्ट का स्टेटस कैसा है, ये देखा जाता है और पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया जाता है। यदि उसको श्वास वगैरह का तकलीफ है तो उसको मशीनों पर लगाया जाता है, वेंटिलेटर वगैरह पर लगाया जाता है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, कार्डियक मॉनिटरिंग की जाती है, बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड है तो फ्लूइड दिया जाता है, पानी भरा हुआ है तो फ्लूइड निकालने की दवाई दी जाती है, बीपी ज़्यादा है तो बीपी को कम करने की दवा दी जाती है, बीपी कम है तो बीपी ज़्यादा बढ़ाने की दवा दी जाती है। तो ऑब्वियसली जिस तरह की बच्चे की हालत है और जो जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है उससे संबंधित दवाइयों को एडजस्ट किया जाता है, उससे संबंधित मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे के कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बच्चे को कोई रिदम प्रॉब्लम है तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन और उसके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जो अडल्ट में यूज़ होते हैं लगभग वैसे ही बच्चों में यूज़ होते हैं, डिफिब्रिलेशन वगैरह का यूजेज किया जाता है। ये सारी चीज़ों पर CPR पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है। अडल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने उस वीडियो को डिस्कस किया, हालांकि बच्चों में CPR के रूल लगभग वैसे ही होते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को पता करने को मिलेगी। और इसको आपको जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चा को कार्डियक अरेस्ट घर पर होता है, कोई भी इस तरह का कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का बच्चा है तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन सारे रिलेटिव्स को आना चाहिए ताकि कार्डियक मसाज इमीडिएटली किया जा सके। और जब तक कार्डियक एम्बुलेंस ना आ जाए, कार्डियक एम्बुलेंस में यूजली डिफिब्रिलेटर अवेलेबल होता है जिससे बच्चे को शॉक करके तुरंत रिदम नॉर्मल की जा सकती है। तो यदि कोई रिदम का प्रॉब्लम है और बच्चा बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया है और उसकी पल्स अगर नहीं आ रही है तो कार्डियक मसाज की जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए और इसको जानने का तरीका वही है कि पहले के बारे में सीखना आवश्यक है। इसके अलावा बच्चे को आपको ऐसे सेंटर में लेके जाना चाहिए जहाँ स्पेशलाइज केयर की फैसिलिटी है, चाहे कार्डियक कैथ लैब हो या ऑपरेशन थिएटर्स हो या इस तरह की जो भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, ये सारी फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे बच्चों को लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप
और हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल से हॉस्पिटल शिफ्ट करने में भी अक्सर इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट होता है। किसी हॉस्पिटल में आप ले गए, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप पहले से डिसाइड करके किसी ऐसे हॉस्पिटल में ले जाएं जितना टाइम परमिट करे उस हिसाब से। अब अक्सर कभी ऐसा होता है कि हम गाँव में हैं और जो फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है वो 20-25-50 किलोमीटर दूर है, तो ले जाना पहुँचाना मुश्किल है। तो फिर आप जो आसपास का सेंटर है जहाँ थोड़ी सब ऑप्टिमल फैसिलिटी है लेकिन फिर भी सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे आप ले जाते हो और फिर ज़रूरत अगर हो तो उसको बड़े सेंटर में शिफ्ट किया जा सकता है। एटलीस्ट नज़दीक के सेंटर में बेसिक स्टेबलाइजेशन करने के लिए आपको सुविधा मिल जाएगी। एटलीस्ट इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि बच्चा अगर डिहाइड्रेटेड है तो उसको फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी, लेकिन यदि बच्चे को हार्ट पे पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो फ्लूइड निकालने का थेरेपी देना पड़ेगा। फ्लूइड कितना है, कैसा है, वॉल्यूम ओवरलोड स्टेटस है या वॉल्यूम डिहाइड्रेटेड स्टेटस है, ये सारी चीज़ों को आपको इको से असेस करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे को ज़्यादातर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। हालांकि अगर बच्चे को डक्ट डिपेंडेंट सर्कुलेशन है, यानी कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जिसमें ऐसा होता है कि बच्चा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पर जिंदा होता है, ये बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इस तरह के बच्चों को सडन ऑक्सीजन दिया जाए तो बच्चे की तात्कालिक ऑक्सीजन देने के बाद मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये एक सेपरेट टॉपिक है। कौन से डक्टस डिपेंडेंट सर्कुलेशन होते हैं उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, उसको ज़रूर चेकआउट करिए। ये सारे कंडीशंस में आपको ऑक्सीजन नहीं देना है बच्चों को। और ये डक्टस डिपेंडेंट सर्कुलेशन है या नहीं कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली इसके लिए इकोकार्डियोग्राफी किया जाएगा। इकोकार्डियोग्राफी में डॉक्टर आपको बता सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है या नहीं। तो यानी ऑक्सीजन देने से पहले इस तरह के बच्चे का इको एटलीस्ट हो जाना चाहिए। हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर वो बर्थ के 5-7 दिन के अंदर ही होती है, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि 20 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा अगर इस तरह का प्रॉब्लम लेके आता है तो आप ये सोचोगे ऑक्सीजन देने से मर जाएगा। ये सोचना बिल्कुल ही गलत है। ये डक्टस डिपेंडेंट वाली जो प्रॉब्लम्स है ये जन्म के 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही होती हैं। तो इसलिए ये तरह की प्रॉब्लम्स और इस तरह का इशू जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो इसी टाइम पे होंगे। बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद अगर बच्चे को कोई सांस का तकलीफ हो रहा है तो ये अनोमलीज या इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस लगभग नहीं के बराबर है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट की या बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स है, पेशाब बढ़ाने की दवा, बीपी बढ़ाने की दवा, आइनोट्रोप्स दवा, एंटी एरिथमिक दवा, ये सारी चीज़ें दी जाती है। बच्चे को खून पतला करने की दवा, कीटाणु अगर है तो एंटीबायोटिक दवा, ये सारी दी जाती है। और बच्चे को 2-4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। इनिशियल फेज़ में हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा जाता है, बाद में स्टेबल होने के बाद उसे वार्ड में रखा जा सकता है। तो ओवरऑल स्टेबलाइज होने तक का वेट किया जाता है, 2-4 दिन एटलीस्ट हॉस्पिटल में रखा जाता है। इसके बाद पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन या कार्डियक सर्जन का कंसल्टेशन की आवश्यकता है, जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि बच्चे को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए सर्जरी की अगर आवश्यकता है तो उस पर बात होगी, और सर्जरी अगर करना है तो कब करना है, कैसे करना है, सर्जरी से पहले क्या करना है, सर्जरी के दौरान क्या होगा, सर्जरी के बाद क्या होगा, किस टाइप की सर्जरी होगी, क्यूरेटिव सर्जरी होगी, पैलेटिव सर्जरी होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। नहीं तो आपको उसके बाद प्रॉब्लम्स आ सकती है और बच्चा को बार बार इमरजेंसीज़ में भर्ती करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बार बच्चा जब स्टेबलाइज हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो आपको बच्चे को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को बीमारी के कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। बच्चा छोटा है तो ऑब्वियसली बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को, जो इंपॉर्टेंट लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि डिसीजन क्या है, बच्चे को क्या करने की आवश्यकता है, किस तरह की बीमारी है, बीमारी के क्या इश्यूज़ है, किस तरह की इमरजेंसीज आगे एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, उन इमरजेंसीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, और आगे अगर बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी के लिए कब जाना है, किस एज पे सर्जरी की जाएगी, दवा गोली से चलाना है तो कब तक चलाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में पेशेंट्स और पेरेंट्स का एजुकेशन होना आवश्यक है। इसके अलावा पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप होना ज़रूरी है। एक बार मान लीजिए इमरजेंसी में बच्चा आ गया, बार बार प्रॉब्लम ना आए, तकलीफ ना आए, इसके लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट इमरजेंसी केयर दिया जाना जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग बच्चे की ज़रूरत है, दवाइयों को एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, और कार्डियोलॉजिस्ट और उसकी टीम के साथ और सर्जन के साथ रेगुलर फॉलोअप करना आवश्यक है, ताकि दूसरी प्रॉब्लम या दोबारा प्रॉब्लम होने से पहले उसे एंटिसिपेट किया जा सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। आज के टॉपिक में हमने बात करी, यदि किसी बच्चे को, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ वाले बच्चे को अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इमरजेंसी में क्या क्या करने की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीज़ें इमीडिएटली स्टार्ट करने की आवश्यकता है और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। इसके अलावा हमने एक सेपरेट वीडियो किया जहाँ कौन से टाइप की इमरजेंसीज हो सकती हैं और इमरजेंसी में होने वाले क्या सिम्टम्स होते हैं, उस पर हमने सेपरेट डिस्कशन किया है। उन वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करिए, आपको बच्चे के कंजेनिटल हार्ट डिजीज संबंधित इमरजेंसीज के बारे में जानकारी मिलेगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।